नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। लेकर आए हैं खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। जी हाँ, हमारे मेहमान में हम हमेशा मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने कुछ अलग ही काम किया हो। बिल्कुल सही, आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन एक ऐसे विषय से भी रूबरू कराएंगे जो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत मुझे तब लगा जब मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग में ये देखा कि कैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो रामायण के विषय भी उसमें शामिल होंगे। क्योंकि जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो भवन कैसे बनाए जाएंगे, मकान कैसे बनाए जाएंगे, इसके अलावा उसमें भविष्य क्या होगा, ऐसे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। लेकिन त्रेता युग की भी जिक्र की जाए, रामायण की भी जिक्र की जाए तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और इसीलिए हमने सीधे बातचीत करने के लिए अप्रोच किया मनीष दुबे जी को। जी हाँ, आप सिविल इंजीनियर हैं और प्रोफेसर हैं निजी संस्था में। तो आइए उनसे बातचीत करते हो कैसे उन्होंने रामायण और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बातचीत करी है, किताब भी लिखी है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। सर, जब हमने आपके आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें आपने रामायण का जिक्र किया, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग और रामायण आपस में क्या संबंध है। सिविल इंजीनियरिंग और रामायण का संबंध आपस में ऐसा है कि मैं तो यह कहूँगा, मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि रामायण एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक ही है, क्योंकि रामायण में सिविल इंजीनियरिंग के लगभग 18 विषयों से जुड़े हुए 100 से अधिक टॉपिक हमको रामायण में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये तो सिविल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक ही हुई एक तरह से। क्या बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम ऑन द ट्रैक चलते हैं, ऑफ द ट्रैक जाने की सोचते भी नहीं हैं। जब हमने सिविल इंजीनियरिंग की बात की तो मतलब भवन, पुल, निर्माण, सिर्फ इतना ही सोचते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आपने कैसे की? ये बड़ा मतलब जानने की जिज्ञासा है मेरे मन में। बिल्कुल सही है आपकी जिज्ञासा, क्योंकि अक्सर मुझसे यही प्रश्न शुरू में पूछा जाता है। तो उसका भी आज एक बहुत सुखद संयोग मुझे दिख रहा है कि हम इस श्यामला हिल्स की इस सुंदर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं। इस स्थान का सिविल इंजीनियरिंग में हम टाइम और स्पेस की ही बात करते हैं। तो स्पेस का महत्व मैं आपको शुरू में ही बताता हूँ कि ये श्यामला हिल की पहाड़ी से ही इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा भवन है, गांधी भवन। वहाँ युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय भोपाल में लगभग 80 के दशक से आते रहे। मैं उस समय 10-12 वर्ष का था। मेरे माता पिता मुझे वहाँ ले जाते थे। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया होगा, पर जिसे कहते हैं कि अवचेतन में प्रभाव पड़ता है, तो रामायण का वहाँ से प्रभाव पड़ा। उसके बाद दूसरी चीज़ और ऊपर चले तो आपका ही आकाशवाणी का भवन है। भोपाल का मानस गान 70-80 के दशक में बहुत ही लोगों का उसने कल्याण किया है। रामकिशन चंदेश्वरी जी, विराज भूषण बसु जी, जयश्री थट्टे जी, जहाँ तक मुझे नाम याद है। तो इन लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया था। हम छोटे स्कूल में थे, स्कूल जाते जाते आकाशवाणी का मानस गान सुनते थे। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, इसी श्यामला हिल्स पर मानस भवन में स्वामी अनुभवानंद जी के प्रवचन, भोपाल पे बहुत लोगों की कृपा रही है। क्या बात है। तो उनके प्रवचन में वेदांत और गीता के द्वारा भी हमको रामायण समझने की, तो एक तरफ समानांतर रूप से रामायण और गीता यह चल रही थी मस्तिष्क में, और इसी श्यामला हिल्स पर एसवी पॉलिटेक्निक में मुझे मेरा सिविल इंजीनियरिंग से सबसे पहला परिचय हुआ। यहाँ मैंने पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आरंभ करी। बाद में फिर मैंने और भी प्रभु श्री राम की कृपा से और उच्च शिक्षा का अवसर मिला और मैंने ली। तो यहाँ पे श्यामला हिल पे जैसे मानस में वर्णित है 4 घाट, ऐसे ही यहाँ ये 4 प्रमुख स्थान है जिनसे 1 किलोमीटर की रेंज में मुझे सिविल इंजीनियरिंग भी मिली और रामायण भी मिली। क्या बात है। लेकिन उतनी कम उम्र में ये समझना कि रामायण, और फिर जब आप प्रोफेशन में चले गए उस रामायण को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये भी बड़ी अद्भुत संयोग में बोलूँगी इस चीज़ को। आपने रिसर्च करा काफ़ी, क्योंकि आपके अवचेतन मन में तो पहुंच चुका था। जब आपने रिसर्च करना शुरू किया तो आपको क्या लगा कि इसको, आप तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि क्यों रामायण को इससे जोड़ देना चाहिए? हाँ, इससे क्या लाभ होगा लोगों को? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये केवल इसलिए मैंने नहीं करा कि मैंने रामायण पढ़ लिया थी। मैं जब सिविल इंजीनियरिंग के कार्य करता था तो मुझे कई रामायण के प्रसंग याद आते थे। अच्छा। और जब मैं रामायण का अध्ययन करता था तो मुझे कई सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती थी। लेकिन फिर एक आज की सबसे बड़ी ज़रूरत मैं बताऊँ, आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे आसपास विकास बहुत हो रहा है, लेकिन उस विकास से फ़ायदा कुछ होता है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है आजकल सभी जगह, भारत ही नहीं हर जगह पे सभी लोगों का यह फीडबैक है। उदाहरण भी जानना चाहूँगी। उदाहरण देखिए आप, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम। बड़े बड़े शहरों में हमारे बच्चे इतने अच्छे पैकेज पर गए हैं, पर आपकी कभी उनसे बात हुई हो
तो इतने लाखों के पैकेज मिलने वाले बच्चों को 4-4 किलोमीटर की ट्रेवल करने के लिए 2-2 घंटे का टाइम देना पड़ता है। तो ऐसी कई समस्याएं, जरा सी बारिश होती है और हमारे शहर डूब जाते हैं। तो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब वो कमी क्यों है, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता देता हूँ, आप भी सहमत होंगे। ये सारे विकास का आधार आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग ही है, तरह तरह की इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की परिभाषा पे कभी ध्यान गया हो आपका? मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ बच्चों से पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या है। हम लोग इससे ही अनभिज्ञ हैं। इंजीनियरिंग की परिभाषा में आता है कि विज्ञान और गणित के सूत्रों का, सिद्धांतों का उपयोग करके ऐसे साधन बनाना है जिनसे मनुष्यता का भला हो। अब विज्ञान, इंजीनियरिंग तो और गणित तो हम पढ़ा देते हैं, ऐसे साधन भी बना लेते हैं, लेकिन मनुष्यता क्या है यही नहीं पढ़ा पाते। तो जब मनुष्यता क्या है यही नहीं पढ़ाया हमने, बच्चे को यही नहीं पता चला, तो मनुष्यता का भला करना तो उससे बहुत आगे की चीज़ है। इसलिए हमारे साधन अच्छे बन रहे हैं, वहाँ तक इंजीनियरिंग ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है जब उससे मनुष्यता का भला हो। तो मनुष्यता का भला करने के लिए इंजीनियरिंग की शिक्षा से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। हमारा सिलेबस ही इतना है कि उसमें हम चाहें कि कोई मनुष्यता से रिलेटेड साइकोलॉजी या समाजशास्त्र की बुक इंट्रोड्यूस करें तो बच्चों के लिए भी मुश्किल होगा। ऐसे में रामायण हमें राह दिखाती है। पंडित रामकिंकर जी हमेशा कहते थे कि रामायण कोई जड़ ग्रंथ नहीं है, यह हमारी आज की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम एक पूर्णतः जीवंत ग्रंथ है। तो वो रामायण क्या सिविल इंजीनियरिंग और आज के विकास के लिए हमारी समस्याओं का हल नहीं दे सकता? बिल्कुल। रामायण जब आप पढ़ेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के जो 100 टॉपिक्स मैंने उसमें लिए हैं, उनमें से अधिकांश में मनुष्यता की भलाई और मनुष्य की फीलिंग्स से जुड़े हुए वो टॉपिक्स हैं। तो यानी कि हम बहुत आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे जीवन से हर एक पहलू उससे जुड़ा होता है, हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि हम पढ़ते वही है जो हमसे जुड़ा है। चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, चाहे हम साइंस के अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, चाहे हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं या साइकोलॉजी की बात करते हैं, सब कुछ हम बोलें तो उसमें हमको हर प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अच्छा, ये एक किताब भी मैं देख रही हूँ यहाँ, रामायण में सिविल इंजीनियरिंग, इसको लिखने की प्रेरणा कैसे आई आपको? मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि रामायण में सिविल इंजीनियरिंग, ये जो पुस्तक है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, बड़ी जिज्ञासा है इसको लेके। मेरे दिमाग में विचार आते ही थे और मैं अपने साथियों से, मित्रों से चर्चा करने में आई जाती थी ये चीज़ें। तो मैंने कहा, उन्होंने ही, कई लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि आप इसको लिखिए। तो मैं जब लिखने बैठा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा विषय हो सकता है। फिर कुछ 1-2 अनुभवी लोगों से सलाह ली तो उन्होंने कहा, पहले मैं एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने की सोच रहा था। मैंने एक गीता पर भी किया है, इंजीनियरिंग की न्यूट्रल एक्सिस का मनुष्य के राग द्वेष से संबंध जोड़ते हुए। तो वही रिसर्च पेपर की निरंतरता में मुझे लगा कि रिसर्च पेपर, फिर मुझे लगा इसके विषय बड़े हो जाएंगे, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो उस तरह से ये पुस्तक के फॉर्म में आ गई और बहुत अच्छे प्रकाशक भी मुझे मिले इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से, उनकी भी विचारधारा इससे मिलती जुलती थी, तो वो सहर्ष तैयार हो गए कि इतने अच्छे विषय को हम जरूर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से बोलना चाहिए कि चीज़ों को आपने सम्मिलित किया, चाहे हम श्री रामचरितमानस की बात करते हैं या रामायण की बात करते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ उसमें से निकाल के, क्योंकि आप सब तो नहीं लिख सकते थे, उसमें से उन कौन सी चीज़ों को आपने चयन किया और इस पुस्तक में आपने डाला, ताकि जब व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो उसको आसान शब्दों में समझ आ जाएगा कि रामायण सीधा सीधा ताल्लुकात अगर हम रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग तो सीधा सीधा है उसका। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई। एक तो जब मैंने ये सोचा कि पुस्तक लिखूंगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो मैं इतने वर्षों से काम कर रहा था, रामायण के बारे में तो मैं अपने को अधिकारी बिल्कुल नहीं मान सकता, तो मन में डर भी था। तो ऐसे में मेरी मदद करी एक बहुत बड़े लेखक और चिंतक है भोपाल में, आदरणीय प्रभुदयाल मिश्र जी। मैंने जब कुछ लिख लिया तो उनको मैं दिखाने ले गया। मैंने कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा परिचय तब नहीं था उनसे, तो मैंने उनको दिखाया डरते हुए कि ये रामायण को स्पर्श कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि 1-2 पन्ने पढ़े तो उनको कुछ थोड़ा सा ठीक लगा। उन्होंने कहा, ये रख जाओ और फिर मैं बताऊँगा। 2-3 दिन बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि बिल्कुल सही दिशा में आपने लिखा है और इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है और आप आगे बढ़िए। तो फिर मुझे उत्साह मिला। और फिर जैसा आपने कहा कि बाकी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी है,
मैं आपको सिविल इंजीनियर भी हूँ तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जो 24/7 हमारी ज़िंदगी से जुड़ी रहती है। आप सुबह उठ के मुंह धोते हैं, नल से जो पानी आता है वो सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। आप चल के अपने घर की खिड़की से देखते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग है। आप सड़क पे चलते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग है। रात में आके जब सोते हैं तब भी सिविल इंजीनियरिंग की फ्लोर पे आपका पलंग होता है और ऊपर सिर पे जो छत होती है वो भी सिविल इंजीनियरिंग की। तो 24/7 सिविल इंजीनियरिंग आपका साथ नहीं छोड़ती है। तो ऐसी इतनी महत्वपूर्ण ब्रांच, तो मेरे को मन में एक चीज़ और आई कि हम छोटा सा एक कोई नमक जैसी चीज़ भी लेने जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि ये एक प्रोडक्ट है और आप उसके उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना चाहिए। आज हम और आप 20 लाख, 40 लाख, 2 करोड़ के मकानों में रहते हैं। क्या हमको उनके बारे में जागरूक नहीं होना चाहिए एक उपभोक्ता के रूप में? तो मेरे दिमाग में ये भी एक प्रश्न था कि हम लोगों को कैसे जागरूक करें। तो अब मैं उनको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँ मेरे क्लाइंट्स को जो मेरे पास मकान बनाने आते हैं, तो ये भी संभव नहीं था। तो रामायण सबको सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, तो रामायण की कहानियों से सब लोग परिचित हैं। तो रामायण के माध्यम से जब वो सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको इतनी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ये मुझे फीडबैक मिला कई लोगों से कि सिविल इंजीनियरिंग के कई सिद्धांत जो आपको घर बनाते समय ध्यान रखना है, कोई घर खरीदते समय ध्यान रखना है, सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स का उपयोग करते समय ध्यान रखना है, वो सब सिद्धांत समझने में रामायण के प्रसंग आपकी बहुत मदद करते हैं। जी, जो कुछ आप क्लाइंट्स को समझाते हैं वो हमें भी थोड़े से बताइएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मनीष जी बोल रहे हैं कि 24/7 अगर हम बात करते हैं तो हम सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े रहते हैं। अभी आप हमसे जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, वो भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा हो सकता है। और हम निश्चित तौर पे उसको अप्रिशिएट करते हुए आगे ये बढ़ेंगे कि कौन से टिप्स हैं जो आप क्लाइंट्स को देते हैं ताकि हमारे तमाम दर्शक जो हमको देख रहे हैं उनको भी समझ में आए थोड़ा गहराई से। बिल्कुल। तो सिविल इंजीनियरिंग जैसा कि अपनी दिन भर जुड़ी हुई शाखा है, तो मकान बनाते समय सबसे पहले अच्छी साइट का चयन। जी। रामायण में इतना एडवांस कॉन्सेप्ट आता है कि जब रामचंद्र जी को भरत जी के बच्चों के लिए मकान बनने थे तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसा स्थल चुनो जो कि व्याधि और रोग से रहित हो। अब ये हमारे साइट सिलेक्शन में आज तक ये बिंदु नहीं आ पाया। क्या बात है। और फिर उसके बाद जो भरत जी और उनके भाई उनको सजेस्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि एक ऐसा मैंने जगह चुनी है जहाँ जो कि रोग और व्याधि से रहित है और वो शहर आरोग्यवर्धक है। तो साइट के चयन से ही शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ें हमको अध्ययन करने की है कि हम भी अपना प्लाट मकान चुने तो देखें कि आसपास का वातावरण कैसा है। उसके बाद रामायण में ऐसे भवन हैं जो हर मौसम में अनुकूल रहते थे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है मकान के ओरिएंटेशन की। उसमें वास्तु भी एक विज्ञान है, उन चीज़ों का ध्यान रखने की। कई बार क्या होता है कि कोई क्लाइंट कहता है कि मैं वास्तु वगैरह को नहीं मानता। हमारे यहाँ एक बहुत भ्रम भी है कि यदि वास्तु है तो कोई धर्म से जुड़ा है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान। तो वो क्लाइंट जब कहता है तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि ये टेक्निकली ये चीज़ें सही है इसके हिसाब से। अन्यथा आपने देखा होगा कई लोग अपने बने बनाए मकान बाद में चल के तोड़ते हैं कि यहाँ से उजाला नहीं आ रहा है, यहाँ से हवा नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, और रामायण में मकान के ऊपर रहने वाले का प्रभाव और रहने वाले का मकान के ऊपर प्रभाव, ये दोनों उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, ये जो आपने बताया बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि जब हम भवन का चयन करते हैं तो हम वहाँ पे सुख सुविधाएं तो देखते हैं, लेकिन साथ में सुख सुविधाएं से ज़्यादा ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें कोई बीमारी ना आए। तो उसके लिए कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत सी चीज़ें हैं हम लोगों का ध्यान जिन पे जाना चाहिए। मैं अपने इंजीनियरिंग कम्युनिटी में भी इस बारे में कई प्रयास में लगा रहता हूँ कि जैसे आजकल हम सीवेज डिस्पोजल की बात होती है तो कई नाले आसपास होते हैं, कई झाड़ियाँ होती है। तो ये हम सिविल इंजीनियर्स की भी ड्यूटी है और सभी लोगों की सिटी प्लानिंग और सब में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिस पे इमीडिएट ध्यान देने की ज़रूरत है जो अभी उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, क्या बात है। मतलब अगर हम तभी शायद हम अगर बात करते हैं गांव में जो लोग रहते हैं उनका शायद सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर होता है हमसे, इसलिए वो ज़्यादा निरोगी होते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कारण यही है। और अब मैं अगर थोड़ा सा मैं डाइवर्ट होना चाहूँगी, क्योंकि आप लेक्चर्स लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि रामायण किस तरीके से उसमें पूरी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब बहुत सारे युवा आपसे मिलते होंगे, आप जब उन्हें ये बात बताते होंगे
तो ऐसा कोई प्रसंग जो आपको लगता है कि बड़ा खास रहा हो आपके जीवन में, ऐसा कुछ रहा हो तो ज़रूर बताइए। ऐसे तो बहुत प्रसंग रहे बच्चे तो आजकल क्या है कि रामायण एक हमें वास्तविकता स्वीकार करना होगी कि अब घरों में भी नहीं उतनी पढ़ने में आती है, ना हम बाहर बता पाते हैं। तो जब ये प्रसंग पता चलते हैं तो बच्चे बड़े चमत्कृत से हो जाते हैं। लेकिन उसमें मैं उनके पसंद की और उनके फ़ायदे की चीज़, ये हमारे पेरेंट्स को भी ज़रूर ध्यान दे के सुनना चाहिए कि बच्चा आपका इंजीनियर तो बन जाता है। अब मैं आपको एक बहुत रोचक चीज़ बताता हूँ कि रामायण आज की आधुनिक शिक्षा में क्या होता है। आप देखिए, पहले बच्चा पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के 1-2 साल के बाद उसको इंटर्नशिप करने को कहा जाता है। इंटर्नशिप के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है। ट्रेनिंग के बाद जब उसकी पढ़ाई हो जाती है तो उसकी एक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के बाद उसे डिग्री दी जाती है। डिग्री प्राप्त करने के बाद फिर वह जॉब के लिए कैपेबल होता है। जब उसका जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब पे भी दायित्व एकदम से नहीं दिए जाते हैं, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है। अब मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, रामायण में भगवान श्री राम ने इन सभी स्टेप्स का पालन किया है। आप सोच सकते हैं, इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग, कॉलेज में ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, अध्ययन के दौरान ये सब हुआ है। हम सभी परिचित हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये पढ़ाई हुई है। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी को, तो बच्चों को, अच्छा अब उसमें जो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग हुई है जो आज हमसे छूट जाता है, वो रामायण में था। क्या था कि रामचंद्र जी को आपने कभी देखा है इतने साल वनवास रहे तो आज उन्होंने कहा आज मेरा थकान हो गई है या मुझे आज बुखार आ रहा है, लक्ष्मण तुम चले जाओ युद्ध करने? कभी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो भगवान थे, उन्होंने तो मनुष्य का रूप लेके सारी लीलाएं करी है। तो रामचंद्र जी को उनकी पढ़ाई के बाद ये शिक्षा दी थी कि आपको कैसे थकान नहीं होगी, आपको चिंता जनित कष्ट नहीं होंगे जो आज युवा डिप्रेशन में जाते हैं। Correct. उसके बाद आपको ज्वर नहीं प्रभाव डालेगा। फिर उसके बाद ये कहा गया कि आपको, आप आश्चर्य करेंगे, आपके रूप में भी विकार नहीं आएगा। रामचंद्र जी ऐसा नहीं कि इतने साल वन रहे तो उनका रूप धूप में और धूल में ऐसा हो गया, नहीं, उनको इसकी विद्या दी गई थी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि भूख प्यास पे नियंत्रण रहेगा। तो वो इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप थी ये आज हम इंटर्नशिप में बच्चे को नहीं बता पाते। तो आज बच्चा जब हमारा इंजीनियरिंग करके सिविल की साइट पे जाता है, मैकेनिकल की फैक्ट्री में जाता है या फिर आईटी सेक्टर में जाता है, तो आप देखेंगे माँ बापों की चिंता रहती है, न अच्छे से खाता है, न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। और फिर आगे चल के जब वो बड़ा नागरिक बनता है तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी तमाम बीमारियाँ रहती है। तो बच्चे को हमको कॉलेज लेवल पर ही ये बताना चाहिए। दो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जिन पे ध्यान बहुत कम गया है कि बच्चे को डिग्री ही तब देना चाहिए जो उसके मन में समाज के बिल्कुल दीनहीन वर्ग के प्रति मन में संवेदनशीलता आ जाए। और दूसरी चीज़, हम जिस बात से सब परेशान है, भ्रष्टाचार। तो आप आश्चर्य करेंगे, रामायण में हमें ये संकेत दिया गया है कि भ्रष्टाचार की भावना ही मन से निकल जाए तब छात्र को डिग्री दी जाए। क्या अब बताइए आप, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की कितनी अच्छी व्याख्या रामायण में है। तो ये बच्चों को तो ये जानना जरूरी, मैं जितनों को बता पाता हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है और वो अपने जीवन में सुधार भी लाते हैं। बिल्कुल, हम बोल सकते हैं लाइफ स्किल के भी हमको बहुत सारे पार्ट जो हैं वो रामायण से मिलते हैं। और अगर हम उसे अपना लेते हैं दर्शकों, तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वही सब चीज़ें होती हैं। जब हम बात करते हैं सफलता किन लोगों को मिलती है, तो जिन्होंने बेहतर लाइफ स्किल मैनेजमेंट को अपनाया होता है उनको ही सफलता मिलती है। तभी जो लोग नहीं अपनाते हैं तो डिप्रेशन, अवसाद जैसी समस्याओं में चले जाते हैं और उनको लगता है इसमें फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो हर जगह है, हर एक फील्ड में फ्यूचर है, लेकिन बस आपके ऊपर है कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो जब आपने ये सब अपने युवा जो आपके थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स, उनको आपने बताया, कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट किया होगा बहुत अच्छे से, कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया होगा या उसको गलत उससे देखा होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप बता रहे हो। ऐसा कुछ हुआ? श्री राम की कृपा से अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और बच्चों की जिज्ञासाएं रहती है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है जब वो लोग कुछ अपनी जिज्ञासा पूछते हैं और उसको हमें समाधान दे पाता हूँ। जी देखिए, ये बात तो तय है कि रामायण सिविल इंजीनियरिंग से पूरी तरीके से जुड़ी है। आपने एक पुस्तक का भी विमोचन कर दिया है। अब ये परंपरा हमेशा चलती रहे और ज़्यादा विख्यात हो जाए, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग्स हैं? उसके लिए प्लानिंग है यही कि
एक बड़ा मुश्किल है कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी को रामायण के बारे में बताना जी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंजीनियर रहता है वो विज्ञान के बहुत प्रभाव में रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि विज्ञान एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है, वो कभी रिजिड नहीं रहती। सबसे बड़े हमारे युग के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हुए हैं, उनकी आप आखिरी की जीवन के 7 दिन पहले की थ्योरी पढ़िए। उन्होंने कहा मैंने जो पहले कार्य किया है वो कुछ गलत था, मैं नई थ्योरी दे रहा क्या हूँ। बात लेकिन हम अपना पूरा जीवन उनके उस थ्योरी को ही पूजा करने में बिता देते हैं। और हमारे सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो एक लाइफ स्टाइल है, जो रामायण में है, गीता में है, वो निरंतर चले आ रहे हैं। और उनमें बल्कि विज्ञान के विकास के साथ साथ इन सिद्धांतों की पुष्टि और अच्छे से होती जा रही है। क्या बात है। भविष्य में क्या रिसर्च आप करना चाहेंगे? क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं या मन में कुछ ऐसा है कि नहीं ये मुझे करना ही है अपने समाज के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? उसके लिए ऐसा है कि जब ये पुस्तक लिखी तो उसके बाद में मुझे फिर कई वरिष्ठ जनों की कृपा प्राप्त हुई, जैसे डॉक्टर प्रेम भारती जी हैं। वो मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं भविष्य के लिए और बताते हैं कि छात्रों की समझ कैसी होती है, उनके हिसाब से आपको कैसे विषय लेना चाहिए। तो उस मार्गदर्शन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं एक तो सिविल इंजीनियरिंग में क्वालिटी कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग में हमारा ध्यान जो जाता है वो कई बार बहुत क्लिष्ट गणनाओं की तरफ जाता है। मैं उसको एक लाइट मोड पे कहूँ तो एक बच्चा जो पहले विज्ञान और गणित पढ़ के इंजीनियर बना है, वो अपने ज्ञान का प्रगटीकरण करने के लिए बना है। हम उसको फिर से इतने क्लिष्ट गणित और सिद्धांतों में उलझा देते हैं कि वो एक वैज्ञानिक बनने की ओर चला जाता है, इंजीनियर नहीं बनता। वैज्ञानिक और इंजीनियर में अंतर समझना होगा। तो मेरा ये प्रयास है कि हमारे जो काम साइट पर हों उसमें क्वालिटी दिखे, इस पे ध्यान। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि बच्चों का ध्यान कम जाता है, तो क्वालिटी कंट्रोल की भी चीज़ें रामायण से हम सीखते हैं। रामायण में इतनी अच्छी क्वालिटी, स्वच्छता, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों के लिए इतनी अच्छी, यानी लंका तो एक नेगेटिव उदाहरण माना जाता है, लेकिन लंका के डिस्क्रिप्शन में स्वच्छता की पराकाष्ठा देख सकते हैं। क्या बात है। कि दरवाजे के भीतरी भाग के ऊपर के हिस्से में भी धूल का कण नहीं था। जी जी जी, तो बिल्कुल। ऐसी गुणवत्ता सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आए। और दूसरी चीज़ ये है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हम सब लोग राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में मेरा मानना है, मैंने इस पुस्तक में भी लिखा है कि राम राज्य यदि धरती पर आना है तो उसमें 70 से 80% योगदान सिविल इंजीनियरिंग और अच्छी सिविल इंजीनियरिंग का होगा। क्या बात है। और इसी मैसेज को हम तमाम दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में हैं उन लोगों के लिए तो ये मैसेज है ही, और जो भविष्य में सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि रामायण को आप ज़रूर उसमें उतारिए, ताकि हम जब राम राज्य की बात करते हैं, जैसे कि मनीष जी बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमको सिविल इंजीनियरिंग और रामायण को एक साथ पूरक करना होगा, ताकि हम बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ में मनीष दुबे जी हमारे साथ में थे। आप सिविल इंजीनियर, प्रोफेसर निजी संस्था में हैं। इतने अच्छे विषय पे आपने चर्चा की और यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री मनीष दुबे की पुस्तक मानस में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का अवसर मुझे मिला। वास्तव में मानस में विविध पक्ष हैं, विविध आयाम हैं, जैसे विज्ञान है, अध्यात्म है, दर्शन है, संस्कृति है, और भी आयाम हैं। उन पर विचार किया जाना चाहिए, तो एक नई दृष्टि पाठक को मिलती है। रामायण में सिविल इंजीनियरिंग मनीष दुबे द्वारा लिखित पुस्तक एक सारगर्भित पुस्तक है, जिसका अध्ययन करने से मुझे पता लगा कि सरल भाषा में रामायण के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को बताई गई है। इस पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को, आर्किटेक्चर के बिंदुओं को, सिविल इंजीनियरिंग के बिंदुओं को रामायण के माध्यम से बताया गया है। यह पुस्तक अनेक विद्यार्थियों के लिए बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होगी। इसमें जो शोध है दुबे जी का और विचार हैं उनके, इनका मैंने बहुत निकट से, परिपूर्णता से पारायण किया और उनसे इस संबंध में परामर्श भी हमारा होता रहा है। मुझे
पता है कि इस पुस्तक की सर्वत्र प्रशंसा हुई है और उनकी स्थापना को निरंतर बल मिल रहा है देश में और विदेश में। मैं इस पुस्तक के और अधिक संस्वागत की अभिकामना करता हूँ। तो दर्शकों, आज के हमारे मेहमान कार्यक्रम में खास मेहमान से मुलाकात करा दी और इस वादे के साथ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर से एक खास मेहमान और एक नया विषय होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।